Hi everyone, welcome to CBSE Class 12, The Last Lesson by Alphonse Daudet. The Last Lesson, this story is written by Alphonse Daudet. ये उस टाइम के बेसिस पे है ये स्टोरी जब फ्रांको प्रूशियन वॉर चल रही थी 1870 से 71 के बीच, और उस टाइम प्रूशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। प्रूशिया में उस टाइम वो कंट्रीज़ आती थी जो आज के टाइम पे जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से हैं। ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से, ये तीन कंट्रीज़ आती थी। और इस स्टोरी में वो टाइम बताया गया जब फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सेस और लॉरेन प्रूशिया के हाथ लग गए थे। और इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि उस टाइम स्कूल लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा था। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. यहाँ पे आई नरेटर है, इस चैप्टर में ऑथर अलग है, नरेटर अलग है, ठीक है। I started for school very late that morning. जो नरेटर है उसने उस दिन काफ़ी वो लेट हो गया था सुबह स्कूल के लिए, and was in great dread. dread होता है फियर, खौफ। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि उसको डांट पड़ेगी, स्पेशली बिकॉज एम हैमल नरेटर के टीचर है, फ्रेंच टीचर, हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। एम हैमल ने कहा था, और हाँ ये मिस्टर हैमल नहीं है, ये एम उसके नाम का इनिशियल है। मिस्टर हैमल भी लिख सकते हो, पर एम इसमें मिस्टर नहीं है। M. Hamel had said that he would question us on participles. Participles एक ग्रामर का लेसन है, तो उसके बारे में M. Hamel ने पूछना था सबसे। And I did not know the first word about them. और नरेटर को एक शब्द तक नहीं पता था उस टॉपिक के बारे में। For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. एक पल के लिए तो नरेटर ने सोचा था कि मैं भाग जाता हूँ और सारा दिन जो है बाहर आराम से जो है बिताऊँगा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। उस दिन मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, प्लेजेंट था, वार्म था, ब्राइट था, यानी अच्छा वार्म सनी डे था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। चिड़ियाँ चहचहा रही थी। वुड्स मतलब फॉरेस्ट के लिए वुड्स कह देते हैं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और जो सॉ मिल था वहाँ, सॉ मिल एक छोटी सी फैक्ट्री जैसी होती है जहाँ पे लकड़ी का थोड़ा काम होता है। सॉ मिल के पीछे वाले हिस्से में प्रूशियन सोल्जर्स जो हैं वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग क्या होती है? जो सोल्जर्स की जो प्रैक्टिस होती है ना, उसको ड्रिलिंग कहते हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी नरेटर के लिए पार्टिसिपल्स के रूल्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, ज़्यादा टेम्पटिंग थी नरेटर के लिए। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, पर उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो कैसे भी खुद को कंट्रोल करे। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और वो जल्दी स्कूल के लिए चल पड़े। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब नरेटर टाउन हॉल को क्रॉस करके गया, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? एक तरह का नोटिस बोर्ड होता है ना, जैसे स्कूल्स में भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ नोटिस लगाया होता है, या कुछ अनाउंसमेंट का कुछ स्लिप सा लगा होता है, डेट शीट, या फिर रूम की सीटिंग अरेंजमेंट कुछ लगाई होती है, तो वो होता है बुलेटिन बोर्ड। तो टाउन हॉल को जब नरेटर क्रॉस करके गए, तब उन्होंने देखा बुलेटिन बोर्ड के पास में एकदम सामने इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें आती थी ना, उसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी। मैंने पहले ही बता दिया स्टार्ट में इस चैप्टर के कि ये स्टोरी पूरी की पूरी उस टाइम पे बेस्ड है जब फ्रांको प्रूशियन वॉर चल रही थी। तो वॉर्स में पता है कितनी बुरी खबरें आती है, कितनी डेथ्स होती हैं, कितनी लड़ाइयों में कितनी ज़्यादा हार भी होती है एक कंट्री की, कितना नुकसान होता है। The lost battles,
हारी हुई लड़ाइयाँ, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये जितनी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑर्डर्स वगैरह जितने भी होते थे कमांडिंग ऑफिसर के, वो सब कुछ पिछले 2 सालों से, और जितनी भी बैड न्यूज़ थी वो सब कुछ उस बुलेटिन बोर्ड से ही आ रही थी. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और उन्होंने बिना खुद को रोके एकदम से सोचा, एकदम से उनको ख्याल आया, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या हो गया. देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, उसके बाद नरेटर ने इतनी तेज़ी से जो उन्होंने पूरी तेज़ी के साथ वो जाने लगे स्कूल के लिए, जितनी तेज़ वो जा सकते थे. द ब्लैक स्मिथ क्या होता है, लोहार, उसको कहते हैं ब्लैक स्मिथ, जो आयरन लोहे का काम करता है. द ब्लैक स्मिथ, वॉशर जो है उसका नाम है. हु वॉज देयर, उस ब्लैक स्मिथ का नाम वॉशर है, वो वहाँ पर था. विद हिज अप्रेंटिस क्या होता है, एक तरह से इंटर्न होता है. इंटर्न वैसे पता ही होगा सबको, पर अगर नहीं पता तो बता देती हूँ. इंटर्न होता है जैसे मान लो कॉलेज के लोग फाइनल ईयर में होते हैं, स्पेशली जैसे बीटेक वाले हैं, ठीक है, वो कॉलेज के फाइनल ईयर में जाके जो अपना कुछ कोडिंग या कोई और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के काम के लिए किसी कंपनी में जाके जो पार्ट टाइम के लिए थोड़ा कुछ काम कर लेते हैं, कभी कभार थोड़ी सी सैलरी के लिए, तो कभी कभी बिना सैलरी के भी काम कर लेते हैं. क्यों, उनको एक एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिलता है. तो वो जिस तरह से काम कर रहे, तो वो होता है इंटर्न. तो इंटर्न किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, तो उसको हम अप्रेंटिस कहते हैं. एक तरह से असिस्टेंट जैसा होता है वो. रीडिंग द बुलेटिन, तो वो जो वॉशर है वो अपने अप्रेंटिस के साथ वो बुलेटिन, वो नोटिस बोर्ड पढ़ रहा था जो वहाँ पे. कॉल्ड आफ्टर मी, उसने नरेटर को बुलाया. डोंट गो सो फास्ट बब, बब क्या होता है, बच्चे को कहते हैं बब, कि इतनी तेज़ी से मत जाओ बच्चे. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम है तुम्हारे पास, पहुँच जाओगे स्कूल, टेंशन ना लो, वो कहता है उसको. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी. अब देखो, नरेटर को नहीं पता नोटिस बोर्ड में क्या था, उसके दिमाग में फ़िलहाल ये था कि वो जल्दी से स्कूल चला जाए ताकि उसको एम हैमल से डांट ना पड़े. उसको डर था पहले कि डांट पड़ेगी इसको, तो उसको अब ये लग रहा था कि ज़रूर उस ब्लैक स्मिथ ने जो है उसका मजाक उड़ाने के लिए ऐसा बोला था, उल्टे वे में क्या होएगा. एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. और एम हैमल का जो गार्डन है ना, बाद में पता चलता है वो उनके क्लासरूम के जस्ट बाहर ही होता है, पास में होता है, ठीक है. उन्होंने छोटा सा एक गार्डन बनाया होता है अपना. तो नरेटर एम हैमल के गार्डन के पास पहुंच जाता है और उसको सांस चढ़ा होता है, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, यानी उसकी सांस फूल रही होती है, वो तेज़ी से भाग रहा था. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, आम तौर पर जब भी स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल का मतलब होता है शोर शराबा, नॉइस, ठीक है. जब भी आमतौर पे स्कूल शुरू होता था ना, बहुत ज़्यादा शोर होता है. अब जैसे स्कूल्स में खुद ही देख लो, क्लासरूम एकदम से जब स्कूल शुरू होता है, यानी घंटी बज जाती है, टीचर के आने का टाइम होता है, एकदम से शोर शुरू हो जाता है ना. बच्चे भाग रहे थे इधर उधर अपने अपने बेंचेस पे, बुक्स वगैरह निकाल रहे होते हैं, सीट ले रहे होते हैं, ठीक है. विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, मतलब इतना ज़्यादा शोर शराबा होता था नरेटर के स्कूल में स्कूल शुरू होने पर कि बाहर स्ट्रीट गली तक आवाज़ आ जाती थी. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अब किस टाइप का शोर शराबा वो यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क को खोलने की बंद करने की आवाज़ें. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन होता है एक साथ मिलकर, ठीक है. मतलब एक साथ जो है बच्चे जो है सारे के सारे जो है मतलब याद कर रहे होते हैं, वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से. विद द हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अपने हाथ अपने कान पर रख के ताकि दूसरे का शोर ना सुनाई दे और ख़ुद हम जो है अच्छे से याद कर पाएँ. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रूलर स्केल, रैपिंग होता है यहाँ पे, रैपिंग का मतलब है हिट करना, हिटिंग. टीचर साइलेंस मेंटेन करने के लिए ज़ोर ज़ोर से स्केल मारते हैं ना टेबल पर, तो उसकी आवाज़. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, वैसे तो हमेशा वो इतनी नॉइस होती थी, तब बसल होता था, बट फ़िलहाल
नरेटर बता रहे हैं कि सब कुछ एकदम शांत था, सिर्फ मतलब एकदम से शांत, कुछ नहीं हो रहा था जैसे. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन. कमोशन का मतलब भी यहाँ पे नॉइस है, शोर है, ठीक है. मतलब वैसे तो नरेटर बस बिना देखे, बस शोर की मदद से जो है, शोर सुनकर ही अपना डेस्क पहचान लेता था, बिना देखे ही अपने डेस्क तक पहुँच जाता था. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. पर उस दिन सब कुछ एक संडे की सुबह जैसा शांत था, बिल्कुल शांति थी, कोई आवाज़ नहीं थी. संडे मॉर्निंग में स्कूल शांत होगा ना, क्योंकि स्कूल संडे को तो लगते नहीं है. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स. विंडो से उन्होंने देखा अंदर झांक कर कि उनके क्लासमेट्स थे वहाँ, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और वो सारे के सारे अपनी सही जगह पर पहले बैठे हुए थे. एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. और एम हैमल जो उसके फ्रेंच टीचर है, वो चलते जा रहे थे अपने, टेरेबल होता है गंदा सा, पर यहाँ पे डरावने के लिए बोला गया है टेरेबल, ठीक है. उनका गंदा सा जो आयरन रूलर है, गंदा मतलब देखने में गंदा नहीं, मतलब डर वाला गंदा, ठीक है. टेरेबल आयरन रूलर जो था उनकी आर्म में था. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. तो नरेटर लेट हो गया था, तो उसको दरवाज़ा खोल कर सबके सामने से होकर जाना था. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज. वो कह रहे कि तुम सब कल्पना कर सकते हो कि मेरे को कितनी शर्म आ रही थी. ब्लश मतलब शर्माना, कितनी शर्म आ रही होगी, और तो मैं कितना डरा हुआ था, सोच ही सकते हो. बट नथिंग हैपेंड. देखो नरेटर सोच रहा था कि जब वो जाएगा वहाँ उसके टीचर उसको डांटेंगे या मार भी सकते हैं, क्या पता, ठीक है. पर हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ. एम हैमल सॉ मी. उनके टीचर एम हैमल ने देखा नरेटर को एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत काइंडली कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस. अपनी जगह पर जल्दी से जाओ, उन्होंने कह दिया उसको. अब फ्रांस, अब यहाँ पे रिवील हुआ कि नरेटर का नाम है फ्रांस, ठीक है. फ्रांस वो कंट्री की स्पेलिंग मत लिख देना FRANCE, ये इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, FRANZ, फ्रांस. वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, ऐसा एम हैमल ने कहा फ्रांस से, यानी नरेटर से. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. तो फ्रांस जो है एकदम से जंप करके अपने बेंच पर बैठ गया. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट. मतलब उस वक्त तक उसका बस डर बस गया ही था. डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट. तब फ्रांस ने देखा कि उनके टीचर ने क्या पहना हुआ था. यहाँ पे उनका अटायर बताया हुआ है. अब ये जो बता रही हूँ ना इनका पहनावा, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है, कभी कभी 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में. हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट. उन्होंने अपना सुंदर सा ग्रीन कोट पहना हुआ था एम हैमल ने. हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्स वाली शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप. और उनकी छोटी सी काली सिल्क की बनी कैप. ऑल एम्ब्रॉयडर्ड. ऑल एम्ब्रॉयडर्ड से यहाँ मतलब है तीनों चीज़ें, उनका ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उनकी फ्रिल्ड वाली शर्ट और वो लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, तीनों की तीनों एम्ब्रॉयडरी वाली. दैट ही नेवर वो एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइजेस. ये वो अटायर था, उनका वो पहनावा था जो वो सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन पे पहनते थे या प्राइजेस पे पहनते थे, नहीं तो नहीं पहनते थे वो. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. और तो पूरा स्कूल ही काफ़ी अजीब सा था, ठीक है, काफ़ी अजीब था. देखो उसको कोई शोर सुनने को मिला नहीं उस दिन, ठीक है, एकदम से शांति थी,
अजीब सा हो रखा था, ठीक है, क्योंकि टीचर भी ठीक से बिहेव कर रहे थे, उसको डांट नहीं रहे थे, और सब कुछ एकदम से जो अजीब लग रहा था, स्ट्रेंज मतलब अजीब, और सोलम मतलब सीरियस, ठीक है, मतलब उसको ना ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सीरियस हुआ है. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, पर जो चीज़ उनको सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी वो क्या थी, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहते थे, उन पर द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अ सेल्स, उन पर गांव के लोग, बच्चे नहीं बड़े लोग, गांव के लोग जो है चुपचाप बैठे थे, बिल्कुल हमारी तरह, यानी बिल्कुल बच्चों की तरह, स्टूडेंट्स की तरह बैठे थे. ओल्ड हॉजर, ठीक है, बूढ़ा हॉजर, हॉजर एक टाइप का पर्सन होता है, ठीक है, मतलब कोई रैंक्स होता है कुछ विलेज में. ओल्ड हॉजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, उसकी हैट, उसने हैट पहनी थी, उसकी हैट कैसी थी, 3 कॉर्नर्स वाली थी. द फॉर्मर मेयर, मेयर क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ डीसी होता है ना, वैसे गांव में मेयर होता है इंग्लिश में, ठीक है. तो जो पहले का मेयर था, फॉर्मर मतलब जो पहले होता था, जैसे एक्स CM कह लो, ठीक है, तो एक्स मेयर, तो यहाँ फॉर्मर मेयर बोलोगे. द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे थे गांव के. एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास लग रहा था. एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर एक स्पेशल बुक है, ठीक है, एक टाइप की बुक है, और हॉजर जो साथ में पुरानी प्राइमर लेकर आया हुआ था. थम्ड एट द एजेस, उसने उसके पेज के एज पर, किनारे पर थंब रखा हुआ था, ठीक है. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसने उस बुक को खोलकर अपने घुटनों पर रखा था, अपनी गोद में कह लो, लैप में रखा हुआ था. विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपनी स्पेक्स जो है उसने, अपना चश्मा जो है उसने ऐसे मतलब खोलकर उसने उनके पेजेस पे रख दिया था, उस बुक के पेजेस पर. तो ये डिस्क्रिप्शन है कि ऑथर को सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या लगा था, तो उसमें बता सकते हो कि ये लोग थे, ये हो रहा था. While I was wondering about it all, wondering मतलब सोचना, पता ही होगा ज़्यादातर बच्चों को, पर फिर भी जिसको नहीं पता उसके लिए बता रही हूँ. wondering मतलब सोचना. While I was wondering about it all, जब वो उन सब के बारे में सोच रहा था नरेटर यानी फ्रांस, M. Hamel mounted his chair. इधर mounted का मतलब है बैठना, वैसे तो mounted का मतलब है कुछ टंगा हुआ है, पर यहाँ पे mounted का मतलब है मतलब वो चेयर ठीक करके बैठा था, ठीक है. एंड जब देखो, जब नरेटर फ्रांस जब ये सब कुछ सोच रहा था, तब M. Hamel ने अपनी चेयर ठीक करके उस पर वो बैठा. एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, ग्रेव मतलब सीरियस, और वो अपनी वही सीरियस पर आराम से, जेंटल मतलब थोड़ी अच्छी सी, ठीक है, प्लेजेंट सी, थोड़ी आराम सी टोन, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो उसने जो है पहले भी, उसने जब फ्रांस अंदर आया था जिस टोन से उसने उसको पहले बोला था, उसी टोन के साथ उसने कहा अब, सेड, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि मेरे बच्चों ये आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ ऑल्सेज एंड लॉरेन. अब ये बता रहे क्यों ये तुम्हारा आखिरी लेसन है, क्योंकि बर्लिन से, बर्लिन जर्मनी में, ठीक है, और जर्मनी क्या है, प्रूशिया का ही पार्ट है, ठीक है. तो यानी एक तरह से जो है जर्मनी से यानी बर्लिन से जो है ऑर्डर आया है कि जो भी ऑल्सेस और लॉरेन, ये जो 2 जगह है फ्रांस के जिन पे कब्ज़ा हो गया था जर्मनी का, प्रूशिया का, इन 2 जगहों के सारे स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तो जो नया टीचर आएगा तुम्हारा, जो है नया मास्टर आएगा जर्मन का. देखो जर्मनी कंट्री है, जर्मन उसकी लैंग्वेज है, तो ये थोड़ा डिफरेंस थोड़ा समझ लेना. जो नया मास्टर आएगा वो कल आएगा. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव.
मैं चाहता हूँ आप सब बहुत ध्यान से सुने इस क्लास को। What a thunderclap these words were to me. थंडर क्लैप का मतलब है जैसे बिजली गिर जाना, ठीक है। उसके लिए इंग्लिश में थंडर क्लैप मुहावरा यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे बिजली गिर गई हो ये शब्द सुनकर फ्रांस पे, ठीक है। ओह द रेचेस, रेचेस का मतलब होता है ईवल्स, ईवल्स यानी कि बहुत ही ज़्यादा बुरे। ओह द रेचेस, वो ईवल लोग, यहाँ वो ईवल्स किनको कह रहा है, प्रूशियंस को। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब समझ आ रहा है फ्रांस को, अच्छा इस ऑर्डर के बारे में ही उन ईवल प्रूशियंस ने जो है टाउन हॉल के उस बुलेटिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड पर डाला था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अब फ्रांस को रियलाइज़ हो रहा है कि ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मतलब हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, मतलब बहुत थोड़ा सा ही, मतलब उसको मुश्किल से ही आता था फ्रेंच लिखना। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब वो और नहीं याद कर और नहीं सीख पाएगा फ्रेंच के बारे में। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ये सब रुकना चाहिए। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब फ्रांस को बहुत बुरा लग रहा है कि उसने ध्यान से नहीं पढ़ा कभी भी फ्रेंच लेसन्स को। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, वो कभी चिड़िया के अंडे लेने जाता था, ऐसे उठ पटांग सी हरकतें करने जाता था, ठीक है। फ्रेंच लेसन्स नहीं लेता था वो कभी भी। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो। न्यूसेंस होता है रबिश, ठीक है, बकवास। मेरी किताबें जो कुछ देर पहले तो मेरे को बकवास लगती थी, कुछ देर पहले तक। सो हैवी टू कैरी, मेरे को इतनी भारी सी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी ग्रामर और तो और सेंट्स यानी जितने भी ऋषि मुनि वहाँ पे, मतलब जितने महात्मा के लिए सेंट कह देते हैं, ठीक है, जितने महात्मा उनकी हिस्ट्री वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। पहले तो उसको ये सब बकवास लगती थी, पर अब उसको वो उन पुराने दोस्तों की तरह लग रहा है जिनको वो नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो ये लाइन थोड़ी इम्पॉर्टेंट है, ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। एंड एम हैमल टू, और तो और एम हैमल भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, मतलब ये ख्याल भी कि वो जा रहा है। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उनको कभी नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। इस वजह से जो है वो ये तक भूल गया था उसके टेरेबल आयरन रूलर के बारे में, और तो हाउ क्रैंकी ही वाज। क्रैंकी होता है स्ट्रेंज, अजीब सा, ठीक है, उसको कितना अजीब लगता था, वो सब कुछ भूल गया जब से उसको ये रियलाइज़ हुआ कि वो भी जा रहा है अब, ठीक है। पुअर मैन, बेचारा आदमी, वो यहाँ पे बेचारा किसके लिए फील कर रहा है, एम हैमल के लिए। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। वो इस आखिरी फ्रेंच लेसन के मौके की वजह से था कि वो जो अपने फाइन, यहाँ फाइन से मतलब बहुत ही अच्छा, ठीक है, अपने अच्छे संडे क्लोथ्स पहन कर आ रहा था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मेरे को समझ आ रहा है, अब मेरे को समझ आ गया why the old men of the village was sitting there in the back of the room। अब फ्रांस को समझ आ गया कि क्यों वो सारे के सारे ओल्ड मैन जो थे विलेज के वो क्यों कमरे के पीछे बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। वो लोग भी काफ़ी बुरा फील कर रहे थे, उनको रियलाइज़ हुआ है कि वो क्यों स्कूल और नहीं गए थे, इसलिए वो लोग भी पीछे बैठे हुए थे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service। ये उनका तरीका था हमारे इन मास्टर को थैंक यू बोलने का शुक्रिया अदा करने का, उनकी 40 साल की ऐसी सेवा के लिए। फेथफुल होता है भरोसेमंद,
ठीक है, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और तो अपनी उस देश के लिए एक रिस्पेक्ट, आदर दिखाने के लिए जो अब उनका और रहा ही नहीं. While I was thinking of all this, जब नरेटर फ्रांस इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, तब उसने सुना कि कोई उसका नाम बुला रहा है. It was my turn to recite. Recite मतलब बोलना. वैसे तो पोएम्स के लिए यूज़ होता है रिसाइट वर्ड, पोएम्स जब हम बोलते हैं, पर वैसे यहाँ पे हमें नहीं पता क्या बोला जा रहा है, तो अब उसकी बारी थी बोलने की. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. देखो नरेटर को ना पार्टिसिपल्स नहीं आते थे, और जो चीज़ अब उसको रिसाइट करनी थी, बोलनी थी, उसमें पार्टिसिपल्स के रूल्स आते होने ज़रूरी थे, तभी वो बोल पाएगा. अब कोई भी भाषा बोलनी है, हमें पता होना चाहिए ना कि मतलब वो कैसे बोलते हैं, उसी के लिए हम ग्रामर सीखते हैं. अब उसको वो आती नहीं थी पार्टिसिपल्स, तो अब वो यहाँ पे अपनी वो कंडीशन बता रहा है दिमाग की कि मतलब मैं कैसे वो पार्टिसिपल्स के रूल को बिना जाने ही सब कुछ साफ साफ ज़ोर से बिना किसी गलती के बोल दूँ. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर. उससे कोशिश करी थी अपनी तरह से, पर क्या हुआ, जो स्टार्टिंग के जो शुरू के ही वर्ड्स थे, फर्स्ट वर्ड्स, ठीक है, फर्स्ट वर्ड होता है ना तो हम पहला शब्द समझते हैं, पर फर्स्ट वर्ड्स बोल रहे हैं, वर्ड्स है, ठीक है, ज़्यादा शब्द हैं, तो शुरू के शब्दों में ही वो जो है कंफ्यूज हो गया, उसने कुछ अगला बदली कर दी, मिक्स कर दिया, और वो वहीं का वहीं ऐसे ही खड़ा रह गया, मतलब डर गया सा था वो कि मतलब मैंने क्या गलती कर दी हुई है, उसको पता है क्या गलती करी है, पर फिर भी. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, वो अपनी गलती की वजह से जो है अपने डेस्क को पकड़ के खड़ा हो गया. माई हार्ट बीटिंग, उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उसने हिम्मत नहीं करी ऊपर देखने की. ऊपर ना देखने से मतलब है कि मतलब उसकी हिम्मत नहीं हुई नज़र मिलाने की किसी से भी. आई हर्ड एम हैमल से टू मी, अब फ्रांस ने सुना कि एम हैमल उससे कह रहा था, आई वोंट स्कूल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. ये एम हैमल कह रहे थे फ्रांस से, लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद ही जो है बुरा लगना चाहिए. सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे है. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. हर रोज़ हम सारे के सारे खुद से कहते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है. आई लर्न इट टमोरो, मैं कल सीख लूँगा या सीख लूँगी. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, पर अब देखो हम कहाँ आ गए हैं. हम हमेशा टालते रहते थे, पर अब देखो ऐसा वक्त आ गया कि लास्ट फ्रेंच लेसन आ गया उनका. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद ऑल सेस, यही परेशानी है पूरी इनकी ऑल सेस की ही. वो ये कह रहे हैं यहाँ पे सभी लोग ऐसे हैं. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ के सारे लोग ही टालते रहते हैं काम को, कल कल करके. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, फेलोज लोग के लिए कह देते हैं, ठीक है, लोग के लिए फेलोज कह देते हैं. तो यहाँ पे फेलोज लोग किन की बात कर रहे हैं, किन को कहा गया है, उन प्रूशियंस को कहा गया है, ठीक है, कि फेलोज, वो प्रूशियंस को अब पूरा हक मिल जाएगा एक तरह से, मतलब पूरे हक से कह सकते हैं क्योंकि ये बात सही है ना. हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. अब ऐसे ही इन लोग को फ्रेंच ही नहीं आती, जो इनकी खुद की कंट्री की ही लैंग्वेज है, को वो ही नहीं आती, तो इस वजह से वो प्रूशियंस जो बाहर से आकर इन पे राज करेंगे वो तो पूरे हक से बोल सकते कि तुम खुद को फ्रेंचमैन कहते हो, तुम खुद को फ्रांस के लोग कहते हो, जबकि तुम खुद की ही लैंग्वेज ना बोल सकते हो ठीक से, ना लिख सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस. तो यहाँ पे एम हैमल आगे कह रहे हैं कि पर तुम ही बदतर नहीं हो, सबसे ज़्यादा तुम बदतर नहीं हो बेचारे फ्रांस. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद. रिप्रोच होता है ब्लेम करना, इल्ज़ाम डालना. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं एम हैमल कि सिर्फ तुम ही इतने बुरे नहीं हो, हम सभी के पास कुछ ना कुछ ज़्यादा ही ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से हमें खुद को ब्लेम करना चाहिए.
सिर्फ तुम ही ने ऐसा नहीं करा, हमारे बाकी सबके पास और भी चीज़ें हम सबके पास, जिस वजह से हम खुद पे इल्ज़ाम डाले, बुरा फील करें कि हमने भाई ऐसा क्यों करा। Your parents were not anxious enough to have you learn. तुम्हारे पेरेंट्स की भी कुछ इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा उनको कुछ नहीं था कि तुम पढ़ो ही पढ़ो, उनको भी इतना कुछ नहीं था तुम्हारी पढ़ाई को लेकर कि उनका बच्चा पढ़े ही पढ़े। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। उन्होंने ये प्रेफर करा, इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, इस चीज़ पे ज़्यादा जोर डाला कि तुम फार्म में काम करो, खेत में काम करो, या फिर मिल्स में, छोटी मोटी जो फैक्ट्रीज होती है लकड़ी की या कुछ ऐसी सी, ठीक है, उनमें काम करो। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा सा और पैसा आ सके घर में, ठीक है। तो उन्होंने पढ़ाई से ज़्यादा उन चीज़ों पे ध्यान दिया तुम्हारे लिए। एंड आई, और मैं, यहाँ आई है एम हैमल, ठीक है, एम हैमल ये बातें बोल रहे हैं फ्रांस से। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और तो और मैं भी इस बात का गुनहगार हूँ, मेरे पे भी इल्ज़ाम आएगा इस बात का। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। क्या मैंने ऐसा नहीं करा था कि तुम्हें क्लास में पढ़ने की जगह पे तुम्हें बोल दिया कि जाके मेरे गार्डन के फ्लावर्स को पानी दो, मेरे गार्डन के फूलों को पानी दो, मैंने भी तो ये करा था ना। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और मेरे को जब मछली पकड़ने जाना था, फिशिंग के लिए जाना था, मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था, है कि नहीं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और फिर एक चीज़ से लेकर दूसरी चीज़ तक, एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द लैंग्वेज, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। और फिर ऐसे करके एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक, फिर दूसरी चीज़ पे जो है ऐसे करके जो है एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते रहे, सेइंग दैट इट वाज मोस्ट ब्यूटीफुल। ये कहने लगे कि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच लैंग्वेज पूरी दुनिया में सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे शुद्ध, साफ और लॉजिकल, मतलब उसमें ऐसे कुछ का कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा सही हिसाब से है वो, ठीक है, वो लैंग्वेज। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और तो और हमें उस भाषा को आपस में हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए और कभी भी उसे भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज क्यों, व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड। अब देखो यहाँ पे अ पीपल दिया है, वैसे अ पीपल ग्रामेटिकली सही नहीं है, पर राइटिंग में ना ऑदर्स जो है ऐसे लिख देते हैं, पर पेपर में सेम नहीं लिखना, पेपर में ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना। तो हम लिखेंगे खाली व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, ठीक है, पेपर में अ पीपल मत लिख देना। तो इसमें वो बता रहे कि जब लोग कैदी हो जाते हैं, एनस्लेव्ड मतलब कैदी होना, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, पर जब तक वो कैद में आए हुए लोग अपनी भाषा को पकड़ के रखते हैं अपने पास, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। वो इस तरह से है जैसे उनके पास चाबी है अपनी प्रिजन की, जेल की, ठीक है। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रेड एज अ लेसन। और फिर उन्होंने ग्रामर खोली और हमारा लेसन शुरू करा। तो ये जो लाइन है ना, वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, से लेके की टू देयर प्रेजेंट तक इसको अंडरलाइन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों, ये कई बार हॉट्स वाला क्वेश्चन आ जाता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में, कि मतलब ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे कि कैसे तुम सोच कर बताओ। तो वो क्वेश्चंस भी मैं थोड़े प्रिपेयर करवा दूँगी चैप्टर के बाद, ठीक है, मतलब पर ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। वैसे इसमें बता देती हूँ, इसमें ये बताने की बात है जैसे कि देखो, अगर कोई कैदी है, अब जैसे ब्रिटिशर्स ने जो है इंडिया को कैद कर लिया था, ठीक है, इंडिया पे कब्ज़ा कर लिया था, तो अब लोग जो है अगर अपनी हिंदी सारे के सारे लोग भूल जाते हैं तो वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो वो ब्रिटिश लोगों को भी इंग्लिश समझ आती है, तो हम आपस में अगर कुछ बात करना चाहते भी तो उनको सुन जाता था। पर हमारी भाषा में हम सबके साथ
कम्युनिकेट करके, सबके साथ बात करके, अपने आइडिया शेयर करके, जो वो तभी तो जब उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनको आइडिया है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हम आज़ाद हो सकते हैं। तो इस वजह से, और तो वो उनके कल्चर से रिलेटेड है। जो किसी का कल्चर होता है ना, सबको अपना अपना कल्चर बहुत प्यारा होता है, कोई भी अपने कल्चर को कुर्बान नहीं करना चाहता पूरे तरह से, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना, उसको कुछ ना कुछ होता ही है अपने कल्चर का। तो जब उसको होता है कि यार ये तो हमसे हमारा कल्चर ही छीन रहे हैं, और लैंग्वेज जो है कल्चर का पार्ट होता है, तब उनके अंदर एक आग आती है कि नहीं हमें इसको बचाना है, और उसकी मदद से ही वो आज़ादी भी पा लेते हैं। और फिर एम हैमल ने ग्रामर का चैप्टर खोला और उसको पढ़ा सबके लिए। I was amazed to see how well I understood it. अब फ्रांस खुद हैरान रह गया था कि उसको इतनी अच्छे से कैसे समझ आ रहा है। All he said seemed so easy, so easy. इस बार एम हैमल जैसे पढ़ा रहे थे, जो जो बोल रहे थे वो इतना आसान लग रहा था फ्रांस को। आई थिंक टू, मेरे को भी ऐसा लगने लगा, फ्रांस को भी ऐसा लगने लगा दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि फ्रांस को भी अब ऐसा फील होने लगा कि उसने शायद पहले कभी इतना ध्यान से सुना ही नहीं, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और तो ये भी कि एम हैमल ने आज से पहले कभी भी इतनी पेशेंस के साथ पढ़ाया ही नहीं। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था मानो बेचारे एम हैमल सब कुछ अपने जाने से पहले, सब कुछ जो जो उनको नॉलेज है, जो जो उनको पता है, वो सब कुछ देना चाहते थे सबको, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और सबके दिमाग में वो सारी की सारी नॉलेज एक ही बार में घुसाना चाहते थे। एट वन स्ट्रोक एक मुहावरा है, इसका मतलब है एक ही बार में, एक ही शॉट में कहते हैं ना, जैसे वो होता है। ये था CBSE क्लास 12 द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस जॉर्डेट का पार्ट 1। बाकी का नेक्स्ट पार्ट में। अगर कोई भी डाउट्स हो देन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन।